नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कल संसद के केंद्रीय कक्ष में भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम राष्ट्र को संबोधित करेंगे। संसद के केंद्रीय कक्ष में सांसदों ने कल राष्ट्रपति को विदाई दी। राष्ट्रपति कोविंद ने सभी राजनीतिक दलों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ जनहित में कार्य करने का आग्रह किया। गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में 210 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और आधारशिला रखेंगे। सरकार ने दिन रात तिरंगा फहराने की अनुमति देने के लिए भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया। श्रीनगर की अदालत ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ धन शोधन मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को सम्मन जारी किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स संक्रमण को वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित किया और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज पोर्ट ऑफ स्पेन में। समाचार प्रभात में मनोज के साथ मैं चंद्रिका जोशी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कल सुबह 10:15 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पारंपरिक रूप से समारोह के केंद्रीय कक्ष में पहुंचेंगे। भारत के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमणा की उपस्थिति में श्रीमती मुर्मू शपथ लेंगी। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद राष्ट्रपति का संबोधन होगा। केंद्रीय कक्ष में आयोजित समारोह के समापन के बाद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के लिए प्रस्थान करेंगी। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में उन्हें तीनों सेनाओं की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा और निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को यथोचित सम्मान दिया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमणा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, राजनयिक मिशन प्रमुख, संसद सदस्य तथा प्रमुख सैन्य और अन्य अधिकारी केंद्रीय कक्ष में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति के कल शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने केंद्र सरकार के कुछ कार्यालय आंशिक रूप से बंद रखने का आदेश जारी किया है। समारोह के दौरान नव संसद भवन का निर्माण कार्य भी रोक दिया जाएगा। आदेश के अनुसार कल सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, रेल भवन, कृषि भवन, शास्त्री भवन, संचार भवन, पीटीआई बिल्डिंग, आकाशवाणी भवन, सेना भवन, वायु भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन बंद रहेंगे। इन सभी भवनों को कल सुबह 6 बजे तक सुरक्षा जांच के लिए खाली करा लिया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों से राष्ट्रपति के संबोधन का पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में प्रसारण होगा। राष्ट्रपति का संबोधन आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। कल संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित समारोह में दोनों सदनों के सदस्यों ने निवर्तमान राष्ट्रपति को विदाई दी। श्री कोविंद ने सभी राजनीतिक दलों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ जनहित में कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि समग्र राष्ट्र को एक परिवार मानकर प्रत्येक मतभेद का समाधान बातचीत के जरिए शांतिपूर्वक किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को अपनी मांग सामने रखने के लिए विरोध करने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का उपयोग संविधान के दायरे में गांधीवादी तरीके से होना चाहिए। हम सब संसद रूपी परिवार के सदस्य हैं, जिनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है राष्ट्र रूपी विशाल संयुक्त परिवार के हित में निरंतर कार्य करते रहना। राजनीतिक प्रक्रियाएं राजनीतिक दलों के अपने तंत्रों के माध्यम से संचालित होती हैं, लेकिन पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से ये विचार करना चाहिए कि देशवासियों के विकास और कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य आवश्यक है।
राष्ट्रपति कोविंद ने सांसदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सहयोग के बिना राष्ट्रपति के रूप में दायित्वों को पूरा करना संभव नहीं होता। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने पूरी दक्षता से अपने कर्तव्यों के निर्वहन का प्रयास किया। देश के सभी पूर्व राष्ट्रपति उनके लिए प्रेरणा स्रोत रहे। श्री कोविंद ने कहा कि आज आम लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, साथ ही नई आकांक्षाएं भी उभर रही हैं। ऐसा कुशल प्रशासन के कारण संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि देश का चौमुखी विकास बाबा साहेब आम्बेडकर की परिकल्पना के अनुरूप है। सामान्य देशवासियों के सपनों को उड़ान मिल रही है। ये बदलाव भेदभाव रहित सुशासन द्वारा ही संभव हो सका है। सामान्य जन के जीवन को बेहतर बनाने वाली ये समावेशी प्रगति बाबा साहब आम्बेडकर की परिकल्पना के सर्वथा अनुरूप है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि राष्ट्र की ओर से निवर्तमान राष्ट्रपति के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करना दोनों सदनों के लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष के कार्यकाल में श्री कोविंद ने देश के सर्वोच्च पद की गरिमा बढ़ाई है। संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप उत्कृष्ट कार्य, राजनीतिक निष्पक्षता की प्रतिबद्धता और राष्ट्रपति भवन को देश के आम लोगों के लिए सुगम्य बनाने का उनका प्रयास अगली पीढ़ियों को भी प्रेरित करता रहेगा। भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान आपने इस सर्वोच्च पद की गरिमा और शालीनता को नव उत्कर्ष प्रदान किया है। इसके लिए हम सब हृदय से आपका आभार प्रकट करते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और दोनों सदनों के सांसद इस अवसर पर उपस्थित थे। गृह मंत्री अमित शाह आज अपने निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में 210 करोड़ रुपए की विभिन्न जन केंद्रित परियोजनाओं का शुभारंभ और आधारशिला रखेंगे। अमित शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। उन्होंने कल गांधीनगर में गुजरात पुलिस की प्रौद्योगिकी आधारित 4 सेवाओं का शुभारंभ किया। अपने दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह आज अपने संसदीय क्षेत्र में 5 अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। श्री शाह वंदे विकास गुजरात यात्रा के तहत भोपाल में अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण की जन केंद्रित परियोजनाओं को समर्पित करेंगे। इसमें लगभग 7 करोड़ रुपए की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास परियोजना और 77 करोड़ रुपए की जल आपूर्ति परियोजना शामिल है। गृह मंत्री मणिनगर में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से बने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन करेंगे। वे उगनज में मिशन मिलियन ट्री अभियान के तहत आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। उपभोक्ता आयोग में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए ई-दाखिल पोर्टल www.edakhil.nic.in में लॉगिन करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी जागो ग्राहक जागो। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जी हाँ, ये आपके द्वारा दिया हुआ आयकर ही तो है जो राष्ट्र निर्माण और विकास की विभिन्न योजनाओं को संभव बना रहा है और देश की प्रगति को एक नई गति दे रहा है। तो आगे बढ़िए और एक ईमानदार टैक्स पेयर होने के नाते निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कीजिए। वो व्यक्ति व संस्थाएं जिनके खाते टैक्स ऑडिट के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, उनके लिए 31 जुलाई 2022 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। रिटर्न फाइल करने और अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कल संसद के केंद्रीय कक्ष में भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम राष्ट्र को संबोधित करेंगे।
संसद के केंद्रीय कक्ष में सांसदों ने कल राष्ट्रपति को विदाई दी। राष्ट्रपति कोविंद ने सभी राजनीतिक दलों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ जनहित में कार्य करने का आग्रह किया। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में 210 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और आधारशिला रखेंगे। सरकार ने दिन रात तिरंगा फहराने की अनुमति देने के लिए भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया। श्रीनगर की अदालत ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ धन शोधन मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को सम्मन जारी किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स संक्रमण को वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित किया और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज पोर्ट ऑफ स्पेन में। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं एक कदम और airnews@gmail.com। सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन करते हुए खुले में तथा निजी मकानों या भवनों पर दिन रात तिरंगा फहराने की अनुमति दे दी है। इससे पहले ध्वज को खुले में सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की ही अनुमति थी। अब कोई भी भारतीय नागरिक निजी या शैक्षणिक संस्थान में सभी दिवसों और अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज के गौरव और सम्मान के अनुरूप तिरंगा फहरा सकता है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से ठीक पहले ये निर्णय लिया गया है। भारतीय ध्वज संहिता में पिछला संशोधन 30 दिसंबर 2021 को किया गया था, जिसमें कपास, ऊन, रेशम और खादी से हाथ से बुने, हाथ से सिले और मशीन से बने ध्वज के अलावा पॉलिएस्टर से बने या सिले गए ध्वज के उपयोग की अनुमति दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इसलिए हर घर तिरंगा अभियान से राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारा जुड़ाव और गहरा होगा। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एक दिन के दौरे पर जम्मू पहुंच रहे हैं। वे जम्मू के गुलशन ग्राउंड में जम्मू कश्मीर पीपुल्स फोरम द्वारा आयोजित समारोह में शहीदों के 1.5 से 2,000 परिवारों को सम्मानित करेंगे। श्री राजनाथ सिंह करगिल विजय दिवस और आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर करगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। श्री राजनाथ सिंह विधानसभा चुनावों की तैयारियों के संबंध में त्रिकुटा नगर में पार्टी कार्यालय में जम्मू कश्मीर के भाजपा नेताओं से मुलाकात करेंगे। वे राज्य की स्थिति और राजनीतिक गतिविधियों का भी जायजा लेंगे। 1 माह से कुछ अधिक समय में रक्षा मंत्री का ये दूसरा जम्मू दौरा है। इससे पहले 17 जून को महाराजा गुलाब सिंह की ताजपोशी की 200वीं वर्षगांठ के अवसर पर वे जम्मू गए थे। श्रीनगर की एक अदालत ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और अन्य को जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ धन शोधन मामले में पेश होने का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस घोटाले में फारूक अब्दुल्ला और अन्य के खिलाफ दायर मामले का संज्ञान लेते हुए कल श्रीनगर के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश ने 27 अगस्त को इन्हें पेश होने के लिए समन जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में 31 मई को
फारूक अब्दुल्ला से 3 घंटे की पूछताछ की थी। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ का नियमित खाता होने के बावजूद राशि जमा कराने और निकालने के लिए 6 नए खाते खोले गए। प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि फारूक अब्दुल्ला के निर्देश पर ऐसा किया गया, जो उस समय जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ के अध्यक्ष थे और हस्तांतरित राशि के लाभार्थी भी थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स संक्रमण को वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित किया है। मंकी पॉक्स पर संगठन की आपात समिति की दूसरी बैठक में यह निर्णय लिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अडनॉम घेब्रेयेसस ने बताया कि 75 देशों में 16,000 से अधिक लोग मंकी पॉक्स से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 5 लोगों की इससे मौत हुई है। विश्व में इस समय केवल 2 अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियां हैं, पहली कोरोना महामारी और दूसरी पोलियो उन्मूलन के लिए जारी प्रयास। देश में अब तक 201 करोड़ 96 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 26 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 6 करोड़ 55 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों सहित पात्र श्रेणी के लोगों को 7 करोड़ से अधिक एहतियाती डोज लगाई गई है। तमिलनाडु में चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड की तैयारियां जोरों पर हैं। ये ओलंपियाड 28 जुलाई से मामल्लपुरम में शुरू हो रहा है। 188 देशों के 20,000 से अधिक खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। शतरंज ओलंपियाड से पहले आज सवेरे नेपियर ब्रिज से एक मैराथन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रिज को शतरंज के बोर्ड की तरह रंगा गया था। प्रतियोगिता के शुभंकर थम्बी को शहर में जगह जगह लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जुलाई को इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मैच आज पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। शिखर धवन के नेतृत्व में भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। शुक्रवार को पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज पर 3 रन की रोमांचक जीत दर्ज की थी। 309 रन के लक्ष्य के जवाब में वेस्टइंडीज की टीम ने 6 विकेट पर 305 रन बनाए। इससे पहले भारत ने 50 ओवर में 308 रन बनाए थे। आज का मैच जीतने पर भारत लगातार दूसरी श्रृंखला में विजयी होगा। पिछली बार भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला 2-0 से जीती थी। एक मैच बारिश के कारण नहीं हो सका था। एक दिवसीय श्रृंखला के बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला खेली जाएगी। और अभी समाचार मिला है कि नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। ऊंची कूद के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक एथलीट तेजस्विन शंकर को राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने की अनुमति दे दी गई है। राष्ट्रमंडल खेल बृहस्पतिवार से ब्रिटेन में बर्मिंघम में शुरू हो रहे हैं। खेल गांव में मिशन प्रमुखों की बैठक के बाद तेजस्विन शंकर को अनुमति दी गई। वे चोटग्रस्त धावक राजीव अरोकिया के स्थान पर भारतीय दल में शामिल होंगे। और आइए आप सुनते हैं आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में एक है। आकाशवाणी से हम प्रत्येक दिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। आई वरी विपत्ती आमी मुले कशाला बंदीत माय भूही आमी खुले कशाला। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी अन्ना पत्रावे का स्मरण कर रहे हैं। अन्ना महाराष्ट्र के सतारा के निवासी थे। सतारा में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रसार को देखते हुए ब्रिटिश पुलिस ने इसमें भाग लेने वाले लोगों के विरुद्ध व्यापक अभियान शुरू किया। उन्होंने अन्ना पत्रावे सहित कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया
और उन्हें सांगली सेंट्रल जेल भेज दिया। 24 जुलाई 1943 को अन्ना पत्रावे ने अन्य लोगों के साथ मिलकर जेल से भागने का साहसिक प्रयास किया, लेकिन इस बारे में सूचना पाकर सांगली राज्य पुलिस ने उनका पीछा किया। मुठभेड़ में अन्ना पत्रावे 24 जुलाई 1943 को पुलिस की गोली से शहीद हो गए। मां भारती के वीर सपूत को नमन। आज हम प्रसिद्ध बांसुरी वादक और राष्ट्रवादी पंडित पन्नालाल घोष को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 24 जुलाई 1911 को बारिसाल में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। बारिसाल में युवावस्था के दौरान पन्नालाल स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए और अपने करियर के प्रारंभिक चरण में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर और काजी नजरुल इस्लाम के प्रभाव में आए, जिन्होंने उनमें राष्ट्रवादी दृष्टिकोण पैदा करने में मदद की। 1928 में घोष व्यायामशाला में शामिल हो गए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए मार्शल आर्ट्स, मुक्केबाजी और लाठी चलानी सीखी। जैसे जैसे वो स्वतंत्रता आंदोलन में अधिक सक्रिय होते गए, ब्रिटिश अधिकारियों ने उन पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। उन्हें वहां से कोलकाता जाना पड़ा। उनके बचपन के दोस्त और बहनोई अनिल विश्वास भी कोलकाता आ गए। कोलकाता में पन्नालाल ने अपने संगीत कौशल का उपयोग किया और संगीत रचना में सहायता की। 1940 में वो अपने संगीत करियर को और आगे बढ़ाने के लिए बॉम्बे चले गए और बॉम्बे टॉकीज फिल्म स्टूडियो में शामिल हो गए। उन्होंने कई लोकप्रिय फिल्मों में संगीत दिया। अलाउद्दीन खान के शिष्य पन्नालाल को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में बांसुरी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। वो सच्चे देशभक्त थे। पन्नालाल घोष ने 1951 में राष्ट्रवादी फिल्म आंदोलन के लिए जोशीले गीतों को संगीत दिया। इस फिल्म में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के वास्तविक फुटेज हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और कई अन्य लोगों के भाषण इस फिल्म की कथा में शामिल हैं। घोष का संगीत तकनीक और विशेषज्ञता के अनूठे संगम का उदाहरण है, जो बीनकार परंपरा की विशेषताएं हैं। पन्नालाल घोष 1956 से 1960 में निधन तक आकाशवाणी के ऑर्केस्ट्रा के संचालक रहे। 1960 में मात्र 48 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। इन वर्षों में उन्होंने कलिंग विजय और ऋतुराज जैसी कई रचनाओं का सृजन किया। महान राष्ट्रवादी और संगीतकार पन्नालाल घोष को हमारा नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी कोंडा वेंकट रंगा रेड्डी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 24 जुलाई 1970 को हुआ था। वे केवी रंगा रेड्डी के नाम से लोकप्रिय थे। उनका जन्म 12 दिसंबर 1890 को हुआ था। उन्होंने हैदराबाद के निजाम के रजाकारों से लड़ाई लड़ी थी। भारत में हैदराबाद के एकीकरण के बाद रेड्डी ने 1959 में राजस्व मंत्री के रूप में कार्य किया और 1959 से 1962 तक आंध्र प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री रहे। केवी रंगा रेड्डी ने तेलंगाना आंदोलन में भाग लिया और सिद्धियांबर बाजार में स्पष्ट भाषण के लिए प्रसिद्ध हुए। उन्होंने कहा था कि गुलाम की जिंदगी से मौत अच्छी है। रेड्डी ने शैक्षणिक संस्थान एवी कॉलेज की स्थापना की। केवी रंगा रेड्डी ने 1970 में मृत्यु तक लोगों की बेहतरी के लिए काम करना जारी रखा। आकाशवाणी समाचार की ओर से महान राष्ट्रवादी को नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज।
आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। आकाशवाणी समाचार से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास की अगली कड़ी शनिवार 30 जुलाई को प्रसारित होगी और इस कड़ी का विषय रहेगा अर्थशास्त्र। और अब मौसम। दिल्ली और मुंबई में बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश की संभावना है। चेन्नई में गरज के साथ तेज वर्षा हो सकती है। कोलकाता में भी गरज के साथ बारिश की संभावना है। तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। जम्मू, श्रीनगर, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। जम्मू और श्रीनगर में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि मुजफ्फराबाद में गरज के साथ तेज वर्षा का अनुमान है। गुवाहाटी, गैंगटॉक, कोहिमा, आइजॉल, ईटानगर, अगरतला और इम्फाल में बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं तेज बारिश का अनुमान है। और मनोज, अब आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी चंद्रिका, पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के मंत्री से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ और गिरफ्तारी का पूरा प्रकरण आज अखबारों की सुर्खी है। हरी भूमि का शीर्षक है, बंगाल में सरकारी पैसे की लूट, करोड़ों की नकदी बरामद हुई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के गैर जिम्मेदार व्यवहार, लेकिन प्रिंट मीडिया के काफी हद तक जिम्मेदारी निभाने संबंधी प्रधान न्यायाधीश के बयान की चर्चा आज लगभग सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर की है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, प्रिंट में तो जवाबदेही अब भी, मीडिया बहसों से नुकसान। राष्ट्रपति कोविंद के कल संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में दिए गए संबोधन को आज अखबारों ने अहमियत दी है। हिंदुस्तान लिखता है, लक्ष्यों के लिए गांधीवादी तरीके से हो विरोध। लोकसत्य ने श्री कोविंद के पारिवारिक राजनीति से ऊपर उठने के बयान को सुर्खी बनाया है। अमृत महोत्सव पर हर देशवासी के घर पर दिन रात तिरंगा फहराया जाए, लिखा है अमर उजाला ने। हिंदुस्तान ने बदलाव शीर्षक से लिखा है, ध्वज संहिता में बदलाव, तिरंगा दिन रात फहराने की अनुमति होगी। जनसत्ता ने विशेष आलेख में चिंता शीर्षक से लिखा है, घरेलू कीमतों को काबू में रखने के लिए कई देशों ने खाद्य निर्यात पर पाबंदी लगाई। सिंगापुर जैसी उन्नत अर्थव्यवस्था वाला देश भी इससे अछूता नहीं। मलेशिया भी बुरी तरह प्रभावित। उभरते बाजारों में खाद्य वस्तुओं की कीमतें इस साल 14% बढ़ी। पत्र ने विशेष रूप से विकसित अर्थव्यवस्थाओं का जिक्र करते हुए लिखा है, 7% से ज्यादा बढ़ोतरी देखने में आई। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मंकी पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने की खबर लोकसत्य सहित कुछ अखबारों में है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, मानसून में पंजाब और हरियाणा को मिल गया कोटे से अधिक पानी। दोनों राज्यों में अब तक 17 से 34% तक सामान्य से अधिक बारिश हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कल संसद के केंद्रीय कक्ष में भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम राष्ट्र को संबोधित करेंगे। संसद के केंद्रीय कक्ष में सांसदों ने कल राष्ट्रपति को विदाई दी। राष्ट्रपति कोविंद ने सभी राजनीतिक दलों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र प्रथम की भावना से जनहित में कार्य करने का आग्रह किया। गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में 210 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। सरकार ने दिन रात तिरंगा फहराने की अनुमति देने के लिए भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया। श्रीनगर की अदालत ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ धन शोधन मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को समन जारी किया और नीरज चोपड़ा ने अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की भाला फेंक स्पर्धा में रजत जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक